कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने, आप दिफाई तजज़ियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक जी यू। जी। अच्छा, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, ये S-400 क्या है? ये मिसाइल सिस्टम है, ये किस तरह काम करता है, इसकी रेंज क्या होती है? ये बुनियादी तौर पर जी सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये जमीन से हवा में किसी तरह का भी टारगेट सईद साहब ये उसको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। और ये इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होती है। दैट मीन्स कि दुश्मन को ये 400 किलोमीटर अंदर से दूर से निशाना बना देता है। अच्छा, और टारगेट में सिर्फ जहाज नहीं होता, ड्रोन्स होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो सकते हैं, इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं, और इवन स्टेल्थ के जो वेपन्स होते हैं वो भी ये टारगेट कर लेता है। तो सही। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि ये पूरे रीजन में सिर्फ दो मुल्कों के पास है इस वक्त, रशिया के अलावा, एक इंडिया और एक तुर्की है। तुर्की के ये दो पास। मुल्कों के पास है और सही। बहुत पोटेंट वेपन गिना जाता था। और इंडिया को यही ये मान था कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, डोम है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, जो चीज आएगी उससे टकरा जाएगी। सही। और पाक फिजाइया ने जब इसको हमला किया है तो इससे बहुत बड़ा उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है जी। जी और जी। ये 1.5 बिलियन डॉलर का इसका 400 से 450 मिलियन की एक बैटरी आती है सही। और 1.5 से 2 बिलियन इसका ये यूनिट है पूरा। जी तो इतना खर्चा करने के बावजूद आप देख लें कि इंडिया का कॉन्फिडेंस पूरा शैटर सिर्फ इस जहाज की वजह से बहुत ज्यादा फैक्टर है, जिसको इसकी वजह से उनकी लड़ने की जो एक विल पावर थी उसको डेंट लगा। जी, ठीक है। जी अच्छा, अली ये साहब। जितना भी हमारा ऑपरेशन बयान अल मसूस है, ये जो है ये कामयाब हुआ है, उसमें S-400 का जो गैर फाल करना है, उसको तबाह करना है, इसकी अहमियत है। जी बहुत बड़ा है। मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ कि जब मुझे पता लगा था कि ये हम हिट कर रहे हैं इसको, और हिट किया है हमने हमने जो भुज पर है इनका यूनिट था उसको एक दफा हिट किया है, और जो आदमपुर पर था उसको 2 दफा अलग अलग हिट किया है। सही। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए प्ले कर रहा है कि हिंदुस्तान को देखिए, राफेल जहाज 1000 जहाजों में से उसके 5 गिरे जरूर है, एम्बेरसमेंट भी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन काउंट नंबर ओवरऑल वॉर फाइटिंग के ऊपर उसका उस तरह असर नहीं था। शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हुई हिंदुस्तान को। सही। लेकिन जो S-400 है इस पर तो वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को डिपेंडेंट समझ रहे थे कि ये हमें बचाएगा, किसी जी। तरह का जहाज आएगा, मिसाइल आएगा, ड्रोन आएगा, हाँ जी, तो बैलिस्टिक उसको आएगा, ये मार छोटी गिराया सा कर जाएगा। लेगा, हर अच्छा। चीज को मिला देगा। अच्छा अच्छा, एयर कमोडोर साहब, क्या वाकई अभी तक इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो S-400 के खराब होने से मुतासर हुआ है, अभी तक भी मुतासर है, गैर फाल है, या बहाल कर लिया है इंडिया ने? देखिए, मोदी साहब ने आदमपुर का विजिट किया है और ये शो किया है कि इस बेस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और जो S-400 की बैटरीज भी उन्होंने पीछे दिखाई हैं, जी। मिसाइल दिखाए हैं। सही। मैं दो चीजें क्लियर करता चलूं कि उन्होंने बेस पर विजिट जरूर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने पूरा बेस नस्तो नबूद करना भी नहीं था, हमने सही। अपनी रीच दिखानी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, मिसाइल जो जो फायर करते हैं, हमने उसको, हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। सही। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने उस दिन, आपने नोट किया होगा, वो कह रहे थे हमने चीज बोर्ड को तबाह किया, जिसका मतलब है जो रेडार है, जी जिसने 400 किलोमीटर दूर देखना है, जो आंखें हैं उसकी रेडार जी। की, हमने उनको हमला किया था। मिसाइल देखे तभी चलेगा जब उसके रेडार देख रहा होगा कि दुश्मन आ सही। रहा है। अगर उसको नजर ही नहीं आएगा तो मिसाइल कैसे फायर करेगा? वो तो जहाज ऊपर पहुंच जाएगा, उसके तब भी नहीं उसको पता लगेगा उस मिसाइल सही। को। तो सही। हमने उसकी उसकी विजन छीननी है जी। ताकि वो मिसाइलों को खड़ा करके। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने कंफर्म किया इंडियन सोर्सेज से कि ये रातों रात मोदी ने क्यों चौथे दिन जाके विजिट किया, क्योंकि उन्होंने दूसरे किसी बेस से बाय रोड, क्योंकि ये ट्रक की तरह ये बाय रोड ट्रेवल कर सकता है, तो ये सही। ट्रक पे उसको लाए हैं जैसा ट्रक है उनका। जी। और उन्होंने 2 दिन इस चीज के लिए लिए हैं कि वो दिखाना चाहता था, अपनी तस्वीर खिंचाना चाहता था, लोगों को सही। बताना चाहता था, तो उन्होंने वो 2 दिन में ट्रांसपोर्ट किया है जी। और उनको स्माइलें दे के तस्वीर खींच के शो किया कि कुछ नहीं बिगड़ा। सही। जी अली साहब। अच्छा अच्छा, ये S-400 इंडिया में और भी किसी जगह पे इंस्टॉल हुए हुए हैं कि सिर्फ एक ही जगह पे था? नहीं, इसके पास, इंडिया के पास 5 तकरीबन यूनिट हैं, और जो 3 हैं उन्होंने हमारे खिलाफ लगाए हुए हैं, यानी हमारे सरहदों के खिलाफ लगाए थे, उसमें से 2 को हमने तबाह किया। और सही। मकसद ये नहीं था कि हम तीसरी को मार नहीं सकते थे, हम सिंबल करना चाह रहे थे अपनी रेजोल्यूशन, जी। अपनी कमिटमेंट और अपना हौसला बताना चाहते थे कि हम इसको हिट कर सकते हैं। सही। 2 जो हैं उन्होंने चाइना के अगेंस्ट लगाए हुए हैं। सही। अच्छा, हमारे पास कौन सा ऐसा जदीद सिस्टम था कि जिससे S-400, जो कि आप बता रहे हैं कि दुनिया की जदीद तरीन एक शील्ड है, उसको हमने तबाह कर दिया, और ऐसा हमारा निशाना था, जैसे आपने बताया कि हमने सिर्फ उनके रेडार को जाके हिट किया, तो हमारे पास इतना जदीद तरीन जो निज़ाम है, ये हमने चाइना से लिया हुआ है?
देखिए, वो सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन जाहिर है हमारा दुश्मन भी चाह रहा है फौरी तौर पर ढूंढना कि इन्होंने कैसे मारा है। सही। तो वो सेंसिटिविटी की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकूंगा, सही। लेकिन मैं अभी साहब एक चीज आपसे जरूर शेयर करता चलता हूँ कि उसके मुकाबले में हमारे पास क्या है। जी। हमारे पास पाक फिजाइया ने अपनी को 10 महीने पहले HQ-9B एक मिसाइल है, सरफेस टू एयर। S-400 जो अब 90s की टेक्नोलॉजी है, सही। लेकिन जो हमारा मिसाइल है वो 2020s की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, बहुत पोटेंट है, मनूवरेबल है। हमारा वाला मिसाइल जो सरफेस टू एयर है, जैम नहीं होता, जी। अडैप्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 जहाज हम क्लेम कर रहे हैं उसमें हमने एक उससे भी मारा है। अच्छा, सही। अच्छा एयर कमोडोर साहब, ये जो राफेल है और J-10C है, दोनों 4.5 जनरेशन के हैं, तो फिर क्या फ़र्क है इनके दरमियान कि हमारा J-10C कामयाब रहा और राफेल जो है वो गिरा दिए गए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, राफेल बहुत कॉम्पिटेंट और पोटेंट जहाज है, मैं उसको कभी अंडरमाइन नहीं करता। दुश्मन के पास अगर अच्छी चीज है तो मुझे वो ज़हन में रखना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि उस जहाज को लिया ही अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की वजह से लिया गया था कि 450 किलोमीटर, सॉरी 150 किलोमीटर तक वो फायर करता है, दुश्मन को जहाज को रेडार के थ्रू फायर करता है। J-10 जब हमने लिया है तो वो 200 किलोमीटर तक फायर कर सकता है दुश्मन के जहाज को, उससे भी प्लस रेंज तक जाता है। अभी हमने जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, कुछ अर्सा पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मैंने J-10C पर बनाई। तो आप सोचें जरा अलवी साहब के जो मेरे कमेंट्स में कुछ इंडियन अनशोर दोस्त होंगे जिन्होंने मुझे कमेंट्स में बड़ा सरकास्टिकली तंजिया लिखा कि ये तुम कौन से जहाज का J-10 का और PL-15 जो मिसाइल लगा उसके राफेल का मुकाबला कर रहे हो। J-10 तुम्हारा चाइनीज है, तुम्हारा वेपन भी चाइनीज है, हमारे पास फ्रेंच है, हमारे पास लेटेस्ट है, बेस्ट की बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है हमारे पायलट्स की स्किल अच्छी थी, हमारे पायलट्स का जज्बा ज्यादा था, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात है उनको मशीन पर उबूर हासिल था। अभी आप नोट करें, मैंने अभी पिछले दिनों एक मीडिया इंटरव्यू देख रहा था, एक जर्नलिस्ट आप जैसे कोई वहां फ्रांस गए हुए थे, उसने कहा कि इस कंपनी ने जो राफेल बनाने वाली मार्शल डसॉल्ट कंपनी है जी, उसने फॉर्मल इंडिया से प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि अगर आपके पायलट जहाज उड़ाने के काबिल नहीं हुए थे 4-5 सालों में भी, तो आपने जंग पर हमारा जहाज क्यों इस्तेमाल किया? सही, सही। अच्छा, ये भी एक खबर सुनने को मिल रही है कि जब ये राफेल तैयारे फ्रांस की तरफ से इंडिया को दिए गए तो उन्होंने इस मुआहदे में शामिल था, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, नहीं आप इसकी तस्दीक कर दें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं तस्दीक भी नहीं करूंगा, और मैं इससे मुत्तफिक भी इसलिए नहीं हूं कि देखिए किसके खिलाफ फिर इस्तेमाल होने सही है। ये कोई मुल्क बाइंडिंग नहीं लेता, मतलब ये भी नहीं फेक न्यूज़ लेता, है। इंडिया भी नहीं लेनी और लेनी भी नहीं चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस जहाज में ऐसी कोई चीज होती भी नहीं है कि किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है हमारी जंगों का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के साथ है, सही। तो ये कैसे हो सकता है कि वो ऐसी चीज लें जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, तो फिर कहां से जहाज लाएंगे? वो ऐसी चीज क्यों ना लें जो हर एक मुल्क। तो मैं ये प्रोपेगेंडा है और ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं इससे एग्री नहीं करता। जी ठीक है। अच्छा एयर कमोडोर साहब, ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई है और आपके पास क्या तफसीलात है, कितने कितने जहाज दोनों तरफ से मार्के में आए हैं, ये कितना वक्त रही है और वर्ल्ड रैंकिंग में इसका कितना नंबर है? क्या पहले भी इस तरह की कोई मिसालें मौजूद हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, आज तक वर्ल्ड वॉर के बाद से वर्ल्ड वॉर 2 से बाद से लेके आज तक इस तरह की कोई कॉम्बैट नहीं हुई है। सही। और वर्ल्ड वॉर में जहाज सामने एक दूसरे को देख के, जिसको कहते हैं डॉग फाइट करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। सही। और आज बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ही ये है कि मिसाइल इतनी दूर से जाकर लगता है कि पायलट को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो रडार पे ऑपरेट करता है। सही। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज थी। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं दुनिया में, लेकिन वो 4 जहाज या 6 जहाज या 2 जहाज आपस में मुकाबला करते थे। हमारी सूरत में हिंदुस्तान ने 72 जहाज, 72 जहाज, जिसमें से 33 राफेल जहाज थे। 36 में से जो उसका 36 का फ्लीट है, मैंने ये कंफर्म किया अपने सोर्सेज से कि 36 टोटल थे, 3 उनके मेंटेनेंस की वजह से डाउन थे, और 33 जहाज राफेल हवा में थे, और उन्होंने कोई 40 के करीब दूसरे इकट्ठे किए। उनको उड़ाकर वो समझ रहे थे कि हमारे कुछ उनके 15-20 जहाज पाकिस्तान पर हमला करेंगे स्टैंड ऑफ वेपन से। स्टैंड ऑफ वेपन ये होता है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए या दूर रहते हुए टारगेट से फायर करते हैं जी। उसके अलावा उन्होंने तकरीबन बाकी 50 जहाज इसलिए लाए थे कि वो पाकिस्तानी जहाजों को निशाना बनाएंगे। सही। अब बजाय वो निशाना बनाते, और ज़हन में एक और मैं बात आपके गुजारिश करता चलूं कि ये 70 जहाजों पर एवरेज जो एयर टू एयर मिसाइल लगते हैं वो 4 कम अज कम लगते हैं। सही।
अब आप सेठ सोचिए 70 जहाजों पर 300 मिसाइल लगा हुआ था जो 40 पाकिस्तानी जहाजों को तबाह करने के चक्कर में था। सही। जी। अच्छा अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि हम पाक फ़िज़ाइया की बर्तरी को बेहतर रखने के लिए आगे 5th जनरेशन जहाज भी कहीं से खरीदने जा रहे हैं? देखिए 5th जनरेशन इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क बना रहे हैं। जी एक अमेरिका, एक रशिया और एक चाइना। जी और बाकी मुल्क, तुर्की कोशिश कर रहा है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान होगा। जी इंशाल्लाह। तो अभी दुनिया में 5th जनरेशन का मतलब है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब है रडार पर नजर ना आने वाला। ये सही। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर रिसोर्सेज, साइंटिफिक रिसर्च, खास कोई मटेरियल और बड़ा कुछ इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान और तुर्की काफी कोऑपरेट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। अल्लाह करेगा कि हम भी 5th जनरेशन नहीं हुआ तो हम चाइना हमें इंशाल्लाह ताला जैसे एज अ टेस्टेड फ्रेंड है तो देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलरेडी स्किल, इंडिया के पास वो जाहिर अभी नहीं है, लेकिन हमारा स्किल और कॉम्पिटेंसी और महारत और मोटिवेशन इंशाल्लाह ताला अभी हम बिल्कुल, आपने नोट किया कि एट पार नहीं, हम उनसे कहीं दर्जा बेहतर हैं। हमारे सारे पायलट्स भी, टेक्नीशियंस भी, क्रू भी और इंजीनियर्स भी, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स भी। जी बिल्कुल। अच्छा एयर कमोडोर साहब, ये भारत किस तरफ फिर मजीद जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकता है? चाइना तो ज़ाहिर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अमेरिका की तरफ जा सकता है या रशिया की तरफ जा सकता है? क्योंकि ऑलरेडी भी रशियन टेक्नोलॉजी ने इनको धोखा दिया है। देखिए रशियन की तरफ तो वो हमेशा से उनकी कोलैबोरेशन रही है। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो बिजनेस टाइप डील करता है, यानी अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे देंगे तो आप चीज ले जाएं। सही। वो पॉलिटिकल स्ट्रिंग नहीं अटैच करता। अमेरिका, जैसे आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से कि F-16 हमारे जब 1983 में हमें 82 में देने शुरू किए तो 89 में हमारी सप्लाई और स्पेयर पार्ट्स वगैरह बंद कर दिए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया, हमारी रेलेवेंस खत्म हो गई, तो हमारे पैसे भी रोक लिए, जहाज भी रोक लिए, बल्कि ऑफर किया कि गंदम ले लो उसके बदले में। सही। तो अमेरिका के साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग अटैच होती हैं, और वही वजह बनी थी हमारे JF-17 थंडर बनाने की। क्योंकि हमने रियलाइज किया कि ये तो हम सारी आने वाले नस्लों भी हॉस्टेज रहेंगी, माल बनी रहेंगी अगर हमने टेक्नोलॉजी पे बाहर वालों पे डिपेंडेंस की। सही। उसके बाद से हमने JF-17 अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, और आज हमारे पास 200 से ज्यादा JF-17 पाक फिजाइया में शामिल है और जंग में हिस्सा ले रहे हैं। सही है। अच्छा, ये JF-17 जो है ये मुकम्मल कुल्ली तौर पर पाकिस्तान में ही बन रहे हैं कि जॉइंट वेंचर है हमारा चाइना के साथ? देखिए इनिशियली जॉइंट वेंचर था, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सब ने मिलकर डेवलप किया। फिर हमारा एग्रीमेंट ये था कि हमने इसको खुद ही बनाना है, इसीलिए ये चाइना प्रोड्यूस नहीं कर रहा। उस सेंस में हम कुछ फ्रेम्स, कुछ चीजों पे हम डिपेंडेंट जरूर है चाइना पर, और उस पर भी बड़ी तेजी से काम हो रहा है कि हम 100% इसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट जहाज है। और एक और जो आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि 192 मुल्कों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी एयरफोर्स अपना जहाज बना रही है। दुनिया में कोई एयरफोर्स जो है वो खुद जहाज नहीं बनाती, क्योंकि हमें जरूरत थी, हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह का मसला आता था, महंगाई हो जाती थी, और इसकी वजह से अब पाक फिजाइया ने ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट किया है। और जो हिंदुस्तान के पास आपके सामने वो जो है तेजस जो जहाज है, वो उन्होंने 1985 में बनाना शुरू किया था, 40 साल पहले, और अब तक सिर्फ उनके पास 20-30 बनाए हैं, और अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये जहाज उन्हें इंजन कौन सा लगना है। 40 साल बाद भी पाकिस्तान ने 10 साल बाद शुरू किया था, 95 में शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200 जहाज उड़ रहे हैं पाक फिजाइया में, और दुनिया मांग भी रही है। हमने 4 मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किए हैं, और अब देखिएगा ये जंग की वजह से बैटल टेस्ट हो गया, अब हमारे पास इंशाल्लाह ताला और मुल्क भी रुजू करेंगे। जी ठीक है। अच्छा एयर कमोडोर साहब, ये जो डॉग फाइट हुई है J-10C और राफेल के दरमियान, इसमें क्या कोई खुसूसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत एक्सक्लूसिव है आपके पास? देखिए राफेल के पास जो मिसाइल है, जो एयर टू एयर वेपन्स वो चलाता है, उसके रडार की और मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर, जिसका हिंदुस्तान को बहुत एडवांटेज था। जब मोदी ने कहा था अभिनंदन का जहाज शूट होने के बाद कि हमारे पास राफेल होते तो मामला मुख्तलिफ होता, तो जब उन्होंने राफेल लिए उस वक्त उनके पास एक एडवांटेज आ गया पाकिस्तान के खिलाफ कि उनके जहाजों की मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से हमारे जहाजों को निशाना बना सकते थे। हमारे पास जो जहाज थे F-16, उनकी आधे से भी कम रेंज थी। सही। तो हमारी प्रेजेंट लीडरशिप ने इनको गैप को कवर किया, अर्जेंट बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे J-10C खरीदे, और हमारे जो J-10C के मिसाइल की रेंज है वो राफेल के मुकाबले में 150 किलोमीटर के मुकाबले में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है हमारा पायलट पहले निशाना बना सकता है उनके। अच्छा, ये बहुत खुसूसी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा एयर कमोडोर साहब, ये JF-17 जो है ये सिर्फ हम अपनी जरूरत के लिए बना रहे हैं या इसको एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हैं हम?
हम काबिल पहले नहीं, काबिल है नहीं, काबिल हो चुके हैं। हमने 4 मुल्कों को एक्सपोर्ट किया है तकरीबन। ठीक है। हम अच्छा। ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अजरबैजान को हमने दिया, म्यांमार को दिया, बाकियों से नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे और भी मुल्क इंटरेस्टेड हैं, तो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही। अच्छा, जो मिसाइल इंडिया की तरफ से फायर किए गए सारे वो मिस हो गए, कोई भी ठिकाने पे नहीं लगा, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये जो आप जिस शील्ड का जिक्र कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी ली गई है, ये उसी की बदौलत है? नहीं जी, वो हमारे तरफ से जो मिसाइल दिए हैं वो तो पायलट अपनी स्किल से अवॉइड करते हैं और मुख्तलिफ काउंटर एंटी जैमिंग करते हैं या काउंटर करते हैं अपने सूट के थ्रू। वो टेक्निकल हो जाएगा, शायद आपके व्यूअर्स को ना मैं समझा पाऊँ। लेकिन जो हमारी तरफ उनकी जरूरत नहीं हुई, उनकी तो एयरफोर्स देखिए, जब हमने उनके 6 जहाज गिरा दिए तो अगले 3 दिन तो उनकी एयरफोर्स ना उड़ने के बराबर थी, वो ग्राउंड कर दी गई। जो उनकी एयरफोर्स फ्लाइंग कर रही थी वो बांग्लादेश की सरहद की तरफ फॉलो कर रही थी। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर, हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है या इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर है, इस पर तो फ्लाइंग ही नहीं कर रहे थे वो लोग। सही। यानी इतने वो शाये हो गए थे एट्रिशन की वजह से कि हमें इतना नुकसान होना है, तो उसके बाद से लेके वो उन्होंने फ्लाइंग बंद कर दी ऑलमोस्ट उन्होंने। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एयर कमोडोर साहब, इस वक्त इंडिया की जो हमने कैपेसिटी जो है एयर सिस्टम की, वो बहाल हो गई है या अभी तक भी वो गैर फाल है और वो भारत जो इस वक्त गैर महफूज है? नहीं, हमारा तो मकसद देखिए, किसी स्टेज पे लॉन्ग लास्टिंग उतना डैमेज नहीं करना था कि फॉर आने वाले वक्तों में। हमारा मकसद था अपनी रीच दिखाना, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारा मकसद था अपने पंच की, जो हमारा मुक्के की ताकत थी, वो दिखाना। हमारा मकसद था कि उनको कॉन्फिडेंस अपने अंदर करना और उनको अंडर कॉन्फिडेंट करना कि हम आएंगे और हम बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे। आपके नाजरीन की दिलचस्पी के लिए मैं बताता चलूं, क्योंकि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, तो मैंने उसके लिए रिसर्च की थी। मैंने 1965 की जंग का मैंने बहुत डाटा इकट्ठा किया हुआ था जी। पाक फिजाइया से मुझे जब पता लगा इस जो हमने बॉम्बिंग किया उनके ऊपर, तो जो कितने टन बॉम्ब फेंका है, ये जो 10 तारीख की सुबह 4.5 घंटे में, तो इसका टनेज ज्यादा हमने हिंदुस्तान पर बमबारी की है पूरी 65 की 17 दिन की जंग से ज्यादा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी। ठीक है जी। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।